जिला कांग्रेस समिति तरफथी आयोजित आजनी आ प्रेस वार्तालापमां आप सौ मीडियाना मित्रों हार्दिक स्वागत है। थोड़ा दूर से बोल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसना राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री अतुलभाई लोंढे पाटील साहेब अत्यारे आ प्रेस कॉन्फ्रन्स ने विशेष रूपे मीडियानी समक्ष अने गुजरातनी जनतानी सामे लई जवा माटे अहींया प्रत्यक्ष રીતે उपस्थित છે। ત્યારે વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ શ્રી ઋત્વિજભાઈ જોશી, વિરોધ પક્ષના નેતા શ્રી બચ્ચુભાઈ, ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના સિનિયર પ્રવક્તા શ્રી નરેન્દ્રભાઈ રાવત તથા સાથી મિત્રો વડોદરા કોંગ્રેસના પ્રવક્તા શ્રીઓ કપિલભાઈ જોશી, નિકુલભાઈ પટેલ, વિશાલભાઈ પટેલ પણ આ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ઉપસ્થિત છે। સાથે સાથે ઉપપ્રમુખ શ્રી નરેન્દ્રભાઈ જયસ્વાલનું પણ અહીંયા સ્વાગત છે। આજે ખૂબ જ મોટા અને ઇમ્પોર્ટન્ટ વિષય ઉપર માનનીય અતુલભાઈ લોંઢે પાટીલ સાહેબ આપ સૌ સાથે વાર્તાલાપ કરવાના છે। આપ સૌ જાણો છો કે દેશમાં ખૂબ જ ગંભીર પરિસ્થિતિનું નિર્માણ જ્યારે વિરોધ પક્ષી સામે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા કરવામાં આવતું હોય, એજીએલ એટલે કે એસોસિએટ જનરલ લિમિટેડ જેનું અખબાર નેશનલ હરાલ્ડ જેના વિશે ભારતીય જનતા પાર્ટીના તમામ મુખ્ય નેતાઓ દ્વારા શ્રી રાહુલ ગાંધીજી અને શ્રીમતી સોનિયા ગાંધીજી વિશે ગમે તેવી ટિપ્પણી કરવામાં આવતી હોય, જૂઠું બોલવામાં આવતું હોય, દેશની જનતાને મૂર્ખ બનાવવાની કોશિશ થતી હોય, એવા સમયે આ પ્રેસ વાર્તાલાપ કરીને વડોદરા અને ગુજરાતની જનતા સુધી સાચી હકીકત પહોંચાડવી ખૂબ જ આવશ્યક હતી। તો માનનીય અતુલભાઈને હું રિક્વેસ્ટ કરું છું કે આગામી પ્રેસ વાર્તાલાપમાં આપણને ડિટેલ માહિતી આપશે। સર हो गया। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। केम छो? इसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं आता। मेरे सभी साथी, जिला प्रमुख जोशी जी, विपक्ष के नेता बत्तू भाई, वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे मित्र रावत जी, निशांत जी, जोशी जी प्रवक्ता और सभी कांग्रेस के वडोदरा के वरिष्ठ नेता, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज सत्ता में ऐसी पार्टी है जिसका स्वाधीनता संग्राम में रत्ती भर का भी योगदान नहीं है और जिस कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं के बलिदानों पर इस देश की स्वाधीनता हासिल की है, उनके प्रतीकों को, उनकी पहचान को मिटाने की कोशिश गत 11 वर्ष से लगातार शुरू है। ये गुजरात की भूमि पूज्य बापू गांधी जी, महात्मा गांधी जी और आयरन मैन ऑफ इंडिया, पहले उपपंतप्रधान और पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानी जाती है। उसे कलंकित करने का काम यहीं से हो रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है। जिस वक्त अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी ने ये सोचा, ये निर्णय लिया कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल इनकी 150वीं जन्म जयंती पर गुजरात से ही दूसरे स्वाधीनता संग्राम का आंदोलन का आगाज किया जाए और सच्चाई सरदार वल्लभ भाई पटेल और आरएसएस के बारे में जब जनता के सामने रखी गई, पूरे एविडेंसेस के साथ और कुछ निर्णय लिए गए जो आज सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तक करते, इस निर्णय के बाद बौखलाई हुई बीजेपी ने फिर से उनके जो हथियार हैं, जैसे कांग्रेस के हथियार है अहिंसा, सत्य, कांग्रेस के आदर्श है पूज्य महात्मा बापू जी गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऐसे इनके पूज्य कौन है? तो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का हथियार उन्होंने बाहर निकाला। चलो कुछ होता उनके पास तो उस बात को हम मानते, लेकिन ये केवल और केवल स्वाधीनता संग्राम के प्रतीकों को नष्ट करने का गंदा प्रयास और कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने की कोशिश से ज्यादा कुछ नहीं है। जैसा कि हमारे साथी ने कहा, एसोसिएट जर्नल लिमिटेड जो है, ये कंपनी 1937 में 4 कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इकट्ठा आकर इस देश की आम जनता की, आवाम की आवाज बुलंद करने के लिए और स्वाधीनता संग्राम को
और तेज करने के लिए खोला था। और तब 3 अखबार निकलते थे, इंग्लिश में द हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी एकता। इसके पुरोधा कौन थे? पुरुषोत्तम दास जी टंडन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, रफी अहमद किडवई जी थे। ऐसे बड़े बड़े लोग जिन्होंने आज़ादी में अपना सब कुछ लुटा दिया। और एक बात और बता दूं मैं, ये वही गांधी परिवार, नेहरू परिवार है जिन्होंने उस वक्त 200 करोड़ की संपत्ति, जिसकी आज वैल्यूएशन 50,000 करोड़ से भी ज्यादा आता है, देश को दान कर दी थी, देश को दे दी थी। ऐसे समर्पण वाले परिवार को और पार्टी को बदनाम करने का ये एकमात्र प्रयास है और कुछ नहीं। एजेएल के खिलाफ अंग्रेजों को भी गुस्सा था और एजेएल के खिलाफ यानी नेशनल हेराल्ड, नवजीवन, द कौमी एकता, इसके खिलाफ बीजेपी को भी गुस्सा है और वो स्पष्ट तरीके से देखता है। अब ये एजेएल मसला क्या है? एजेएल के तहत 3 अखबार जिस तरह से चलते थे, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू माध्यम के, उनके ऊपर 1942 में जब बापू ने सबको आह्वान किया था करो या मरो, उस करो या मरो के आह्वान के वक्त इनके ऊपर बैन अंग्रेजों ने लगाया था, जो कि 45 तक चला। देश का संविधान, जिसका अनुच्छेद 51A(b) ये कहता है कि स्वाधीनता संग्राम के जितने भी प्रतीक है उसे संजोया जाए, उसे प्रोटेक्ट किया जाए और धरोहर के तहत उसको मानना चाहिए। लेकिन इनका तो गुस्सा संविधान से भी है, देश के तिरंगा से भी है, स्वाधीनता संग्राम के नेताओं से भी है, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, सुभाष चंद्र बोस हो, अबुल कलाम आजाद हो, महात्मा गांधी हो और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से तो इन्हें आज भी डर लगता है। तो इन्होंने बिना कुछ ट्रांजैक्शन के ईडी को 2023 में पिक्चर में लाया। अब ये सिलसिलेवार मैं आपको बताता हूं क्या है। एजेएल कंपनी 4 बड़े लोगों ने फॉर्म की थी, मैंने सबके नाम आपको बता दिए। और एजेएल कंपनी के पास 6 प्रॉपर्टीज है, उसमें कि लखनऊ जो है फ्री होल्ड खरीदी गई प्रॉपर्टी है, बाकी लीज पर है गवर्नमेंट की, और वो कुछ कंडीशंस के साथ है। उसमें कंडीशंस ये है कि वो केवल और केवल मीडिया के लिए, यानी अखबार छपवाने के लिए, अखबार के कामकाज के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है, उसे ना बेचा जा सकता है ना खरीदा जा सकता है। ये पहला अहम तथ्य है जो आपके माध्यम से मैं गुजरात की जनता को बताना चाहता हूं। दूसरी बात, स्वाधीनता संग्राम के बाद कुछ अड़चनें इस अखबार के सामने, एजेएल के सामने खड़ी हुई। अड़चनें खड़ी होने की वजह से 2002 से 2012 तक कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन जो है वो एजेएल को दिया, चेक से दिया। अदानी जैसा पैसे यहां से वहां, पैसा यहां से कोयला महंगा करना, इसके इक्विपमेंट्स, पावर जनरेशन के इक्विपमेंट्स चाइना से सस्ते में खरीदना, 2 रुपये का चीज, फिर दुबई से यहां लाके 20 रुपये में बेचना, फिर 18 रुपये जो क्रिएट हुए वो मॉरिशस भेजना, वहां से फिर शेल कंपनीज में डालना और अपने कंपनियों में डालना और शेयर के ऊपर उठाना, इसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। यानी पैसे का हस्तांतरण एक जगह से दूसरी जगह और काले पैसे को सफेद करना। लॉन्ड्रिंग है ना, लॉन्ड्रिंग करते हैं ना अपन कपड़े, वैसा लॉन्ड्रिंग जो है वो अदानी के केस में। लेकिन हमारे मित्र है ना, वो हमारे प्रिय मित्र है, मेहुल भाई, नीरव मोदी, तो उनके ऊपर ईडी की केस नहीं हुई। अमेरिका ने कर दी, केनिया ने हटा दिया उनको, ऑस्ट्रेलिया ने हटा दिया, बांग्लादेश ने भी हटा दिया। हमारे देश में वो पूजनीय है, प्रार्थनीय है, प्रातः प्रार्थनीय है, सब कुछ है। वैसे पूजनीय, प्रातः प्रार्थनीय मृत व्यक्ति को लोग कहते हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा सम्मान जो है वो मोदी जी और शाह जी, अदानी अंबानी जी को देते हैं। अब इसमें पैसे का हस्तांतरण हुआ? नहीं हुआ। अब एजेएल के पास ये पैसे 90 करोड़ किस चीज के लिए दिए थे? तो जो कर्मचारी, आप जैसे आपके चैनल में काम करते हो, वैसे हमारे एजेएल में कुछ पत्रकार थे, कुछ सपोर्टिंग स्टाफ था, डेस्क वगैरह जो भी होता है, उनकी सैलरीज देनी थी। वीआरएस कुछ लोगों ने लिया था, वॉलंटरी रिटायरमेंट, उसके कुछ पैसे देने थे, कुछ पीएफ के पैसे देने थे, वो पैसे इन कर्मचारियों को दिए गए। अब ये कर्जा एजेएल वापस कर नहीं सकती, ऐसी स्थितियां थी। ऐसे स्थिति में एक बैंक करप्सी कोड है, बैंक करप्शन इंसॉल्वेंसी कोड, ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है।
हिंदुस्तान में भी बहुत होता है, रुचि सोया में इन्होंने किया, वोडाफोन में इन्होंने 36,000 करोड़ माफी कर दी। 36,000 डेप्ट को, उन्होंने कर्जे को इक्विटी में यानी शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया और 49.9% उसकी हिस्सेदारी जो है वो सरकार ने अपने पास ले ली। अगर यही यंग इंडिया कंपनी फॉर्म कर उसके सारे कर्जे जो है यंग इंडिया ने ले लिए और शेयर्स में कन्वर्ट कर दिए, जिसे डेप्ट टू इक्विटी कन्वर्शन कहते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस है कंपनी एक्ट के तहत। और जो कंपनी एक्ट के तहत फॉर्म की गई, जो 1956 का कंपनी एक्ट है, जिसका सेक्शन 25 और जो अमेंडमेंट 2013 में हुआ उसका सेक्शन 8, नॉट फॉर प्रॉफिट, इस कंपनी कोई भी मुनाफा किसी को हो नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी डायरेक्टर्स को इस संचालक जो भी है उनको किसी भी तरह का डिविडेंड, प्रॉफिट, सैलरी, कहीं आना जाना हो, ऐसा कुछ भी जो है इस कंपनी से मिल नहीं सकता। और इसे अगर लिक्विडेट करनी है तो यह सरकार जमा होती संपत्ति, ये किसी राहुल जी या सोनिया जी या सुमन दुबे जी या ओरा जी जो भी थे इंडिया में, अभी तो ओरा जी तो चले गए, गुजर गए वो, तो इन लोगों को मिल नहीं सकता है। तो केवल और केवल स्वाधीनता संग्राम की धरोहर और आम जनता की आवाज उठाने के लिए बनाए गए अखबार को ईडी का केस बनाया गया है। ये कंप्लेंट 2012 में भी हुई थी, लेकिन 2012 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। फिर सुब्रमण्यम स्वामी, जैसे हिंदुस्तान में सुब्रमण्यम स्वामी है, हमारे महाराष्ट्र में किरीट सोमैया है, इनका एक ही ठेके पे ये कांग्रेस पे आरोप लेने का काम करते हैं, ठेकेदार है, आरोपों के ठेकेदार, नया कंसेप्ट है ये। तो उन्होंने वो केस डाली 2014 में। 2015 में ये केस को ईडी ने बंद कर दिया था। कटोच नाम के एक अधिकारी थे, राजेश कटोच, मुझे नाम थोड़ा कंफर्म करना पड़ेगा, कटोच नाम के अधिकारी थे, तो उन्हें जो है वहां से हटाया गया क्योंकि उन्होंने केस बंद कर दी थी। केस में तो कुछ था नहीं, तो केस में कुछ था नहीं, बंद कर दी थी। तो 2020 में जो है उसे प्राइवेटली और एक कंप्लेंट करके सामने लाया गया। अब 2023 में इन्होंने क्या किया, जैसे जैसे इनको डर लगा वैसे वैसे ये नया मसला खड़ा करते हैं। राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, डर लगा, उसके पहले उनको ईडी में 10 घंटा 50-55 घंटा जो है रोज ईडी के दफ्तर में बिठाया गया। सोनिया जी एक बहुत बड़े अपने स्वास्थ्य के समस्या से जूझ रही है, उम्र 77-78 से ज्यादा है, उन्हें भी 55 घंटा बिठाया गया। एक शब्द ना राहुल जी ना सोनिया जी के जबान से निकला कि हम नहीं करेंगे, कोऑपरेट उन्होंने किया। ऐसी अवस्था में सोनिया जी के साथ घर में जाकर भी इंक्वायरी हो सकती थी, लेकिन तकलीफ देना और उस तकलीफ का आनंद लेना ये मोदी जी और शाह को चाहिए। और मैं गुजरात में कह रहा हूं, बड़ौदा में कह रहा हूं, उसके तहत उन्होंने किया। अगर कुछ होता तो आप हमसे ज्यादा जानते हैं इन दोनों को, ये छोड़ते? कुछ था नहीं। फिर इन्होंने किसी को पता नहीं, ऐसे में इन्होंने 2023 को 10 अप्रैल 2023 को एक ऑर्डर निकला, 10 अप्रैल 2024 को इन्होंने कुड़की लगा दी। अब कुड़की भी कैसे लगाते, जाकर बिल्डिंग पे चिपका देते, दिस बिल्डिंग इज सील्ड, जैसे हमारे प्रफुल्ल भाई की थी। प्रफुल्ल भाई पटेल आप जानते हैं, हमारे महाराष्ट्र के बड़े नेता है प्रफुल्ल भाई पटेल, उनकी की थी। वो इकबाल मिर्ची के साथ उनका संबंध इन्होंने जोड़ा था, हमने नहीं जोड़ा था, इन्होंने जोड़ा था कि इकबाल मिर्ची से सीजे की बिल्डिंग ली थी। जैसे ही बीजेपी में आ गए, कुड़की खत्म, हटा दिया। वहां पे ईडी का ऑफिस भी था, हटा दिया, चिन्ह भी हटा दिया, क्योंकि कांग्रेस का नेता झुकता नहीं है और गांधी झुकता नहीं है। झुकाने की कोशिश है, लाख कोशिश कर ले, कोई झुकने वाला नहीं, कोई डरने वाला नहीं इससे। आज तक डरे नहीं, अभी भी डरेंगे नहीं। अभी गुजरात का अधिवेशन हुआ और गुजरात के अधिवेशन में राहुल जी ने ऐलान कर दिया कि आपको गुजरात में आकर गुजरात में हराएंगे, क्योंकि गुजरात की जनता महात्मा गांधी के साथ और सरदार वल्लभ भाई पटेलों के विचारों के साथ है, कांग्रेस के विचारों के साथ है। बहुत धोखा हो गया उनके साथ 30 साल, यहां हराएंगे। फिर डरने लगे। कुड़की करने के बाद 365 दिन में अगर ये चार्जशीट नहीं दाखिल करते हैं तो केस 20 जनवरी खारिज हो जाता था। अब 364 दिन इन्होंने क्यों नहीं चार्जशीट फाइल की? गुजरात के अधिवेशन से डरकर। क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी बड़ी समझती है अमित शाह जी को, क्रोनोलॉजी समझिए।
365वें दिन में इन्होंने चार्जशीट दायर की। अब आप सब जागरूक पत्रकार है, आपके माध्यम से जनता के पास विपक्ष जाता है। आप मुझे बताइए, आप में से किसी ने वो चार्जशीट देखी? यहां तो कोर्ट क्या फैसला देने वाला है पहले बता देते बीजेपी के नेता लोग। यहां तो ईडी किसके घर में, इनकम टैक्स किसके घर में कब जाने वाली है, ये बीजेपी के लोग बता देते हैं। हमारे किरीट सोमैया जी पता नहीं इनकम टैक्स में काम करते हैं क्या करते हैं, खबरी है इनकम टैक्स के, जैसे पुलिस में खबरी होते हैं ना, गली के गुंडे खबरी होते हैं, वैसे हमारा किरीट सोमैया को पहले ही पता रहता है आज इसके घर में इनकम टैक्स की रेड होने वाली है, ईडी की रेड होने वाली है। आज तक 9 अप्रैल से लेके आज हम 22 अप्रैल बैठे हैं, किसी को चार्जशीट पता नहीं है क्या है। तो आप समझ लीजिए, जिस केस में पैसे का हस्तांतरण नहीं हुआ, पैसा यहां से वहां नहीं गया, संपत्ति एजेएल की एजेएल के पास ही है। 1955 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि सब्सिडरी ओन नहीं कर सकती है, वही कानून यहां पर भी है। यंग इंडिया के पास एजेएल की कोई संपत्ति नहीं है। राहुल जी को फ्लाइट का टिकट भी नहीं मिला है कभी एजेएल से, कभी कोई डिविडेंड प्रॉफिट नहीं मिला, कभी कुछ नहीं मिला, ना सैलरी मिली, ना सोनिया जी को मिली, ना फर्नांडिस जी को मिली, ना वोरा जी को मिली, ना सुमन दुबे जी और हमारे सैम पित्रोदा जी जो है वो नॉन शेयर होल्डिंग डायरेक्टर्स है। तो किसी को कुछ नहीं मिला, पैसा यहां से वहां नहीं गया। मेरे मन को भाया, मैंने ईडी को बुलाया, वही डायलॉग पिक्चर का जगीरा। तो ये जगीरा जो है हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर, ये ऐसे धंधे करते हैं, इनसे हम डरने वाले नहीं हैं। हमारा सवाल आपके माध्यम से उन प्रबुद्ध नागरिकों को है कि सेक्शन 3 ऑफ पीएमएल एक्ट, ईडी तो एजेंसी है, पीएमएल एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसका सेक्शन 3 पढ़िए और क्या होता है ईडी का केस वो देख लीजिए। 10-12 साल से ये कोशिश कर रहे हैं, तो इनको आज तक ये क्यों नहीं मिला? ईडी के निदेशक ने जो केस बंद कर दी थी उसे फिर से खोलकर तकलीफ देना, ये इसके अलावा कोई और उद्देश्य हो सकता है क्या? और 365वें दिन में, वो भी गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और वहां सारे कार्यकर्ता नेताओं के साथ मिलकर ये तय करते हैं कि गुजरात में इस बार के चुनाव में हम बीजेपी को हराएंगे, बापू और सरदार के विचारों को लेकर। तो ये बौखलाहट में, हार की डर से हमारे नेताओं को डराना चाहते हैं। कोई डरने वाला नहीं है, कोई झुकने वाला नहीं है, ताकत से लड़ा जाएगा, क्योंकि बापू ने हमें सिखाया है सच की राह पर चलना। हम सच की राह पर चलेंगे, जितना जोर लगाना है वो जोर लगा दें। मेरा वक्तव्य खत्म हुआ, अभी आपके कुछ सवाल होंगे। वैसे गुजरात के लोगों को व्यापार बताना, कंपनी बताना ठीक नहीं है। व्यापार गुजरात के नस नस में है, खून में है। आपने चार्जशीट की बात की, ऐसा चार्जशीट में क्या है जिससे बीजेपी में इतना बौखलाहट आ रहा है? अरे ये तो भगवान को भी नहीं मालूम ना। मैं तो वही आपसे सवाल किया कि जिन पार्टी के नेताओं को ईडी कब कार्रवाई करने वाली है, इनकम टैक्स कब कार्रवाई करने वाली है, सब पता होता है, पत्रकारों के पास पहले ही सब कुछ पहुंच जाता है, उनके पास आज तक चार्जशीट पहुंची नहीं है। ये तो 9 अप्रैल में किया ना उन्होंने कार्रवाई, आज तो 22 अप्रैल है। हम आपके सामने बैठे, समक्ष बैठे, आप बताइए, चार्जशीट सामने आएंगी तो हम भी बात करेंगे। सर, बीजेपी का कहना ये भी है कि ईडी का स्थापना कांग्रेस के द्वारा ही किया गया था, और आज के डेट में क्या आपको ऐसा लगता है कि ईडी जिस तरीके से आप लोगों ने जिस काम के लिए इसका स्थापना किया गया था, आज आप लोगों के ऊपर ही कहीं ना कहीं हावी हो रही है? नहीं, हमारे ऊपर हावी नहीं हो रही है। कोई भी संस्था का उद्देश्य गलत काम को रोकने के लिए होता है। इन्होंने उन संस्थाओं का इस्तेमाल गलत काम करने के लिए कर रहे हैं, और इतिहास काले अक्षरों से इसकी रजिस्ट्री करेगी। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर के रेडियो से कहा था कि जिन्ना और सावरकर जी, जो हिंदू मुस्लिम की नफरत का जहर घोल रहे हो आप लोगों के दिल में, इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। 1943 में उन्होंने आगाह किया था इस बात को। अब यही सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कहते हैं, जैसे जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र एक पागलपन है, उसी तरह सुभाष चंद्र बोस जी ने भी इनको आगाह किया था। तो जो चीजें अच्छे काम के लिए इस्तेमाल की लाई थी, वो गलत काम के लिए करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा गया था, एक सवाल पूछा गया था कि ईडी के कितनी केसेस नेताओं पर है। 98% केसेस विपक्ष के नेताओं पर है।
और एक भी केस आज तक प्रूव नहीं हुई है। अब देखिए, हेमंत बिसाव शर्मा, हमारे प्रफुल्ल भाई इकबाल मिर्ची, है ना, प्रताप सरनाइक, यशवंत जाधव, टीडीपी के 4 नेता, ऐसे हमारे अजीत दादा, 70,000 करोड़, यानी 27 जुलाई को हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भोपाल से कि इन्होंने 70,000 करोड़ का इरिगेशन में घोटाला किया है सिंचाई विभाग में, और 25,000 करोड़ का कोऑपरेटिव बैंक में किया है, और 2 अगस्त को उनको मंत्री बना देते, उप मुख्यमंत्री, और तिजोरी की चाबियां भी दे देते हैं। तो गलत इस्तेमाल इनका उद्देश्य है। कोई भी चीज अच्छे के लिए होती है, इन्होंने उसका गलत इस्तेमाल जो है वो करने की कोशिश की। ईडी 1956 से है, ये जो ईडी अभी चल रही है पीएमएल एक्ट है, ये लाया गया था जब पैसा बना 1991 के बाद देश में, फर्जी कंपनियां बनाना। अभी आप गुजरातियों को मैंने ये समझाना, एक मराठी आदमी ने, ठीक नहीं, हम तो नौकरी पेशा खेती करने वाले लोग हैं, या तो नौकरी करेंगे या खेती, व्यापार हमारे खून में नहीं है, वैसे भी गुजरात के खून में व्यापार है। तो आपको हम बताए ये तो इन्हें सूरज को दिया दिखलाने वाली बात हो जाएगी। तो इस्तेमाल 56 से अब तक नहीं हुआ, और अब कैसे हो रहा है? Okay, done. Okay, thank you.